हेलो दोस्तों, मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं एलियन सर। आप देख रहे हैं मैथ डिस्कवरी। आज मैं आप लोगों को 6C प्रश्नावली क्लास 10 की पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आप सिमिलैरिटी से संबंधित यानी समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये बहुत आसान एक्सरसाइज होती है। इसमें देखते हैं अब हम पहला क्वेश्चन। दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः AB और ट्रायंगल PQR की माध्यिकाएं हैं। ये ABC ट्रायंगल है, ये PQR ट्रायंगल है। ये वाला ट्रायंगल ऐसे करके बनाए हैं जबकि इसको मुसरा खड़ा कर दिए हैं, तो इससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायंगल चाहे जैसे बने रहे, उनके संगत भुजाओं से हमको मतलब रहता है। अब इसको जो है समरूप सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे ABC और PQR को समरूप सिद्ध कीजिए। पहले चित्र बना लेते हैं हम लोग। ABC ट्रायंगल बना ले रहे हैं। एक ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC और दूसरा ट्रायंगल हो गया PQR। अब इन्होंने मुसरा खड़ा किया, हम भी उसको मुसरा खड़ा कर दे रहे हैं। ये ऐसे नेमिंग कर दे रहे हैं PQR। इसमें इधर ये माध्यिका है, इसमें इधर ये माध्यिका है। माध्यिका का मतलब आप समझते ही होंगे, जो साइड को दो बराबर भागों में काट दे। ऐसे ये इधर आएगा तो इसको बराबर भागों में बांट देगा। इसमें सिद्ध करना है ट्रायंगल AMC और PNR समरूप हैं। अब इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल है। इसमें ध्यान दे लीजिए नेमिंग से। AMC यानी ये वाला ट्रायंगल हमें समरूप प्रूव करना है। PNR ये N है, ये N है यहाँ पे PNR के ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, हम लिखते हैं। दिया है तो हमें दिया है CM, RN माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं लिख दिए। और त्रिभुज ABC और PQR तो दिया ही है, इतना बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि इनको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। ठीक, सिद्ध करना है। 3 पार्ट दिए हैं, तीनों पार्ट को लिख लीजिए, चाहे एक एक पार्ट सिद्ध करते रहिए। सिद्ध करना है ट्रायंगल AMC समरूप है ट्रायंगल PNR के, ये प्रूव करना है। उपपत्ति कर दे रहे हैं पहले पार्ट का। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पहले से ही समरूप दिया गया है कि ABC और PQR समरूप है। दिया है में आप इसको भी जिक्र कर लीजिए, ज़रूरी है। तो दिया है में लिखे रहेंगे तो सही रहेगा। बार बार हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर पहले से लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के, ये दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग जब उत्पत्ति करेंगे तो क्या ये AC अपान, इसका मान लीजिए हमने इस ट्रायंगल का AC ले लिया तो इस ट्रायंगल का PR, इनका रेशियो इक्वल होगा कि नहीं। AC अपान PR इक्वल टू ये हमारा PQ अपान AB, यानी जिस पे आके माध्यिकाएं पड़ी हैं ये दोनों भी रेशियो इक्वल रहेंगे, AB अपान PQ। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, या करके लिख दीजिए AC अपान PR इक्वल टू AB। AB को क्या हम लोग, ये जो हमारा AB है, ये AB को दुगना AM नहीं लिख सकते, क्योंकि ये AB जो है दो बराबर पार्टों में डिवाइड हुआ है ना, तो AB को हम कह सकते हैं कि AM का ट्वाइस है, दुगना है, दुगना AM। और उसी तरह इधर PQ को लिख सकते हैं PN का जस्ट डबल है। ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल, ये रेशियो और ये रेशियो हमको इक्वल मिल चुके हैं। एंगल P और एंगल A बराबर हम कह सकते हैं कि नहीं। एंगल A इक्वल टू एंगल P,
कह सकते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है ना ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसलिए बस। देयरफॉर हमारा ट्रायंगल ए एम सी, यही वाले नाम डाल दीजिए, ट्रायंगल ए एम सी समरूप हो गया ट्रायंगल पी एन आर के। ये प्रूफ हो गया। रीजन कौन सा लगा? दो भुजाओं का अनुपात है, बीच में उसके कोण है, दो भुजाओं का अनुपात मिला था, इसके बीच का कोण, तो भुजा कोण भुजा ऐसे बोलते हैं, भुजा कोण भुजा से समरूप हो गया। कसौटी बोलते हैं, भुजा कोण भुजा को कसौटी। उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है। नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है CM अपान RN इज इक्वल टू AB अपान PQ। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि हमारा ट्रायंगल AMC सिमिलर हो गया है ट्रायंगल PNR के, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लिख दे रहे हैं CM ये अपॉन NR या RN, चाहे जो बोलिए, RN बराबर AC अपान PR, AC अपान PR। जबकि प्रूफ करने में AB और PQ है, लेकिन हमारे ट्रायंगल के नेमिंग में AB B शब्द कहीं आया ही नहीं, तो जो आ रहा है AC PR इसी को लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, परंतु AC अपान PR बराबर है AB अपान PQ के, क्योंकि AB अपान PQ तो हमारे ट्रायंगल का ही साइड था ना, AB PQ। तो इसका रीजन हुआ क्योंकि हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया गया है ट्रायंगल PQR के, इसलिए दोनों रेशियो इक्वल होंगे। अब इसको देखिए 1-2 से हमको क्या प्राप्त होगा, 1-2 से AC अपान PR दोनों में है, इसका मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल है। बस लिख देंगे CM अपान RN इज इक्वल टू AB अपान PQ। ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब इसमें थर्ड पार्ट दिया गया है, थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। CMB पर RNQ के, CMB RNQ। CMB कौन है? ये वाला ट्रायंगल है, इधर वाला, और RNQ कौन है? इधर वाला। तो जैसे पहला पार्ट इधर इधर सिमिलर प्रूफ किए, उसी तरीके से सेम इधर प्रूफ कर दे रहे हैं। तो प्रूफ कर दे रहे हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और प्रूफ भी हो जाए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों को, उतनी ज़्यादा गणित आने लगती है, ये भी जान लीजिए। सिर्फ देख लेने से नहीं होता, उसको एक आध बार अपने आप भी लगा के ज़रूर ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी मैथ अपने आप स्ट्रांग होती रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम इतने तेज हो गए। CMB समरूप सिद्ध करना है ट्रायंगल RNQ के। तो ठीक है, चित्र ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसी में हम दिखा दे रहे हैं। इसमें हम लिख ले रहे हैं BC अपान QR, क्योंकि ये ट्रायंगल इस बार और ये ट्रायंगल, इन दोनों को इस बार सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसका हम साइड लेंगे BC अपान उसका लेंगे QR इक्वल है इसका पूरा BA, या AB लिख दीजिए, BA की बजाय अच्छा लगेगा, और इधर QN यानी पूरा QP यानी PQ लिख दीजिए। अब देखिए इसी को हम या करके लिख सकते हैं, या BC अपान QR इक्वल AB। AB को हम लोग ट्वाइस BM कह सकते हैं, इसका दुगना है AB, ट्वाइस BM। और QR को पूरा लिख सकते हैं ट्वाइस QN, ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल हो गया, ये पहला हो गया। और क्या हम एंगल ये B और Q को इक्वल नहीं कह सकते, इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल ये बड़े बड़े तो सिमिलर ही दिए गए हैं, तो इनके ये कोण तो बराबर ही रहेंगे, बराबर एंगल Q। रीजन है कि ट्रायंगल
ABC सिमिलर दिया गया है ट्रायंगल PQR के। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये देखिए रेशियो भी इक्वल मिल गया, BCQR ये वाला QR BMQN और इनके बीच का एंगल B और Q ये इक्वल मिल गया। तो ये भी वही भुजा कोण भुजा से सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल CMB सिमिलर हो गया ट्रायंगल RNQ के। भुजा कोण भुजा कसौटी लग गई, भुजा कोण भुजा। ये भी हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। वीडियो बच्चों लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर लास्ट तक आपसे नहीं देखा जा रहा है तो सबसे लास्ट क्वेश्चन 18 जरूर देखिएगा। उसमें आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो अभी तक आपने नहीं सुनी देखी होगी। अब इसको हम आपको ऐसे ही करा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इनमें कुछ करना नहीं है। इसलिए देखिए इसमें ट्रायंगल ABC दिया है, इसमें ट्रायंगल PQR दिया है, इसमें ये 60 ये 60 ये 80 ये 80 ये 40 ये 40 तीनों एंगल मिल रहे हैं कि नहीं? तीनों एंगल मिल रहे हैं। क्वेश्चन में यही दिया गया कि बताइए कौन से युग्म समरूप हैं। समरूप हैं तो किस कसौटी से हैं, और उनको सांकेतिक रूप में व्यक्त भी कीजिए। तो ठीक है, इसमें जब तीनों कोण बराबर मिल रहे हैं, इसका एक ऐसे इक्वल मिल गया है, तो बस लिख देंगे कि ये दोनों समरूप हैं। लिख दीजिए समरूप हैं। कसौटी लग गई, कोण कोण कोण, तीनों कोण बराबर है, इसलिए ये सिंपल होता है, इनमें कुछ नहीं है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इसमें साइड दिया है एंगल की बजाय ये 2 दिया है, इधर 5 इधर 6 इधर 4 इधर 3 इधर 2.7। अब इसमें आप रेशियो पकड़िए, ये ज़रूरी नहीं कि इसका डबल इधर देखिए। ये जैसे 2 है तो 2 का दूना 4 यहाँ है, 3 का दूना 6 यहाँ है, तो 2 का तो दूना दूना बन गया, यहाँ पे रेशियो इक्वल आ गया। इसका यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया, लेकिन देखिए क्या तीसरी भुजा का इक्वल आया? इसमें 2.7 है, 2.7 का दूना 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2.5 का दूना 5 होता है, 2.5 होता है, तब ये समरूप होता है। अर्थात ये समरूप नहीं है, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। 2 का तो बराबर है, लेकिन तीसरे का बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। इसमें देख लेते हैं, इसमें ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 2.5 सेंटीमीटर दिया है। इसमें देख लेते हैं 4 6 5, रेशियो मिला के देखते हैं। 2 का जस्ट डबल ये 4 यहाँ दिया है, 3 का जस्ट डबल 6 यहाँ दिया है, 2.5 का जस्ट डबल 5 यहाँ दिया है, यानी सब दुगना दुगना है, यानी रेशियो सेम है। तीनों भुजाओं का रेशियो सेम है, सब 1/2 कहिए चाहे 2/1 कहिए। इधर से देखेंगे तो 2/1, इधर से इधर को देखेंगे तो 1/2, इसलिए ये भी समरूप है। भुजा 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 से तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें ये एंगल नहीं दिया गया है, इसमें ये नहीं दिया गया है, इसमें ये 70 ये 80 ये 30 ये 80। तो हम ऐसा करेंगे कि हमको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसको जोड़ेंगे जब 80 और 70 तो 8 7 15 यानी 150 आ गया। 180 से 150 घटाएंगे, ये 30 डिग्री हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह इसमें ये 2 एंगल दिए गए हैं 80 और 30, तो 8 3 11 यानी 110 डिग्री आ गया ये। तो 180 में से 110 घटाएंगे 70 डिग्री आ गया। अब एंगल मिला के देख लेते हैं, ये 70 डिग्री ये 70 डिग्री ये 80 ये 30 ये 30, तीनों एंगल तो मैच कर चुके हैं, इसलिए कोण कोण से समरूप हैं। ये सांकेतिक रूप हो गया, ये समरूप का संकेत होता है। कसौटी हमारा को चाहे इंग्लिश में उसको ए कर दीजिए, एंगल एंगल एंगल, साइड वालों को एस साइड एस लिख दिए, भुजा 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 हो जाया करेगी। अब इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ये इधर अगल बगल का साइड दिया गया है और बीच का एंगल दिया गया है। यहाँ अगल बगल का साइड दिया है, बीच का एंगल दिया है। बीच का एंगल यहाँ भी 70 यहाँ भी 70, यहाँ 2.5 का दूना 5 है, 5 का दूना यहाँ 10 है, यानी रेशियो भी सेम है और एंगल भी सेम है। जब 2 रेशियो सेम आ गए साइडों के और एक एंगल, तो उसको भुजा कोण भुजा बोलते हैं, यानी भुजा कोण भुजा। ऐसे साइड एंगल साइड भी इंग्लिश में इसको कसौटी का नाम दे सकते हैं, SAS, भुजा कोण भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें जो है ये दिया गया है A 80 डिग्री और ये F 80 डिग्री, ये 3 ये 6 ये 5 ये 2.5, यानी इसका दूना 6 यहाँ दिया है, 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5,
रेशियो दोनों का सेम है। 2.5 दूना 5, 3 दूनी 6। हाँ, समरूप क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये दोनों एंगल के बीच में है, दोनों साइड के बीच में है, लेकिन यहाँ दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं लिए, ये इधर का एंगल ले लिए हैं अलग। इसलिए इसमें तो हम भुजा कोण भुजा बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भुजा कोण भुजा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये समरूप नहीं है। ठीक है, ये हल्का सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे देते हैं कि जल्दी में करेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का स्लिप कर जाए, लेकिन अब आप स्लिप नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। इसमें दिया है निम्न आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। इसको अब ध्यान से हम इसमें चित्र में अपने देख लेते हैं। ODC, ये है ODC, ये वाला त्रिभुज समरूप दिया है OBA के, इस त्रिभुज के, यानी ये दोनों समरूप दिए गए हैं। BOC, ये 125 डिग्री है BOC, और CDO 70 दिया है, ये CDO ये 70 डिग्री है। तो हमें DOC यानी ये वाला एंगल, और DCO ये वाला एंगल, और OAB ये वाला एंगल, ये दोनों तीनों फाइंड आउट करने हैं, ज्ञात करिए। तो ठीक है, इसमें आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। इसमें देखिए, एक तो ये हो सकता है कि ये सीधी रेखा है, तो इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। जब ये 125 डिग्री है तो बताइए ये कितना डिग्री बचेगा? 180 में से 125 को घटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 180 माइनस 125, इसको घटा लीजिए, देखिए कितना आता है, ये 5 आया, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री, ये हमारा 55 डिग्री आ गया। अब देखिए 55, 110 और 70, 180, यानी कि चाहे ऐसे कहिए कि ये जो बहिष्कोण होता है इस त्रिभुज का, ये तो बहिष्कोण है, अंतः विलोम कोण के बराबर होता है इन दोनों के योग के। 125 से 70 घटा देंगे तो भी यही आएगा 55 डिग्री। चाहे ये दोनों ज्ञात हो चुके हैं, इनको जोड़ लीजिए, 70 और 55, जोड़ने पे भी 125 आया। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा? 125 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए? 55 डिग्री ही जोड़ने पे होगा। 180 में 55 जोड़ने पे ही 125 मिलेगा, यानी दोनों 55 डिग्री आ गए, ये तो हमको मिल गया। अब देखिए ये समांतर बना हुआ है, इसलिए जाहिर सी बात है हमारा ये वाला कोण कितना होगा? इस कोण के बराबर, क्योंकि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है। बस लिख दीजिए एंगल OAB बराबर 55 डिग्री, एकांतर कोण होने की वजह से, एकांतर कोण है। तो ये आसान है बच्चे, चाहे इसको बहिष्कोण समझ के लगाएंगे तो भी निकलता चला जाएगा, चाहे इसे 180 करके लगाएंगे तो भी निकलता चले जाएगा, कोण ही निकालने थे, ये एकदम सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन में है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS समरूप हैं। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु T हैं, इस प्रकार की ये कोण बराबर है। तो पहले हम त्रिभुज PQR बनाएंगे। ये हमने बना लिया त्रिभुज PQR। PR पे S है, PR ये है, इस पे एक बिंदु S है, और QR पे T है, ये QR है, इस पे T है। और इन्होंने कहा इस प्रकार स्थित है कि कोण P, ये वाला जो हमारा कोण P है, ये RTS के बराबर है। तो RTS यानी ये वाली भुजा जोड़ दें तो ये कोण के बराबर है। ये कोण पहले से बराबर दिए गए हैं, हमें जो है सिद्ध करना है RPQ यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और RTS यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है बच्चों, देखिए हल में क्या करेंगे हम लोग। हल में ये बहुत आसान है, लिखेंगे एंगल
इस पे नेमिंग कर दे रहे हैं 1 2, बस लिख दीजिए कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि दिया है, ये चीज़ तो दिया है कि कोण दोनों ये वाले बराबर है। और कोण R बराबर कोण R, ये कोण ऐसा है कि इस त्रिभुज के लिए भी यही है और बड़े वाले के लिए भी यही कोण है, दोनों के लिए यही है। तो जब दोनों के लिए यही कोण रहेगा तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। इंग्लिश में कॉमन कह देते, कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण। इसलिए हमारा त्रिभुज RPQ समरूप हो गया त्रिभुज RTS के। कसौटी कौन सी लगी? कोण कोण। दो कोण बराबर मिल जाएं तो समझ लीजिए तीसरा अपने आप बराबर रहता है, क्योंकि दो कोण अगर बराबर है तो 180 से जोड़ के घटाने पे जो आएगा वही सेम दोनों बार आएगा। दोनों त्रिभुजों में अगर दो त्रिभुज अलग अलग हैं और दो कोण मैच कर चुके हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर रहता है। इसलिए तीनों कोण 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 कहने की ज़रूरत नहीं रहती, आपको बस मिल जाए दो कोण बराबर तो बस उसको हम लोग तुरंत कह देंगे कि हाँ कोण कोण समरूपता से समरूप है। ये हमारा चौथा सवाल हो गया। अब देखते हैं अगला पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में देखिए क्या दिया गया है। पांचवा सवाल में चित्र भी दिया गया है। इसमें दिए हैं निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अब ये इतना बड़ा ट्रायंगल बनाए हैं। देखिए बच्चों, पांचवें में सिर्फ ये दिया है कि ABE ये वाला जो त्रिभुज है पूरा ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ये सर्वांग सम त्रिभुज ACD के। ACD ये वाला त्रिभुज पूरा ऐसे, ये दोनों सर्वांग सम दिए गए हैं। अब इसको आप समझिए कि क्या दिया है। इधर से ये जो पूरा दिख रहा है और इधर से ये जो पूरा दिख रहा है, दोनों सर्वांग सम दिए गए हैं। तो सर्वांग सम का क्या अर्थ होता है कि दोनों त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर हैं, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा AD बराबर रहेगा, ये जो AD है AE के, क्योंकि ये AD इस ट्रायंगल की साइड है, भुजा है, और ये AE जो है इस ट्रायंगल की भुजा है। तो ये संगत भुजाएं बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि हमारा त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। ये तो दिया ही गया है कि दोनों सर्वांग सम हैं। और उसी तरीके से ये पूरा AB हमारा बराबर रहेगा पूरे AC के। यही सेम रीजन, क्योंकि सर्वांग सम है तो इस त्रिभुज की ये बड़ी वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये बड़ी वाली भुजा दोनों बराबर हो गई। अगर इनको हम घटा दें तो इनके घटाने से क्या प्राप्त होगा और हम क्यों घटा रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी AB से हम इस AD को घटा दें तो बचेगा ये वाला BD पार्ट केवल, यानी AB माइनस AD इक्वल होगा AC माइनस AE, AC माइनस AE। ये बराबर ये बराबर, तो इसका जो घटाना आएगा वही इसका घटाना आएगा। AB से AD जब चला गया AB से AD तो हमारा ये BD बचा, BD इक्वल टू इसमें EC बचा। ये हमारे बराबर आ गए। अब देखिए AD और AE भी बराबर है, BD और EC भी बराबर है, इसलिए इनका रेशियो भी बराबर होगा। इसलिए हमारा AD अपान BD बराबर AE अपान EC, क्योंकि जब ये बराबर है, जैसे मान लीजिए ये 3 और ये दोनों बराबर है, जैसे मान लीजिए ये 2 तो इनका बटा भी तो बराबर हो गया 3/2 अंकों के हिसाब से समझ लीजिए। जब ऐसे बराबर है, दोनों ऐसे बराबर है तो इनका बटा भी बराबर हो जाता है। अब देखिए अगर ये बराबर है AD अपान DB और AE अपान EC, तो थेल्स ने यही कहा था ना कि ये और ये समांतर होंगी, तो लिख दीजिए देयरफॉर DE पैरेलल BC। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि हमारा एंगल, इसके नेमिंग कर दे रहे हैं, ये एंगल 1
और ये पूरा नेमिंग एंगल 2। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हुआ कि नहीं, बताओ क्यों? जब तक सोचिए, अभी हम बताते हैं। ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? बराबर होंगे, क्योंकि जब ये समांतर है और ये रेखा तिर्यक छेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल रेखा है, इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, तो इसका मतलब ये और ये संगत कोण है, ये और ये संगत कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। संगत कोण की वजह से इनका नाम होता है संगत कोण। संगत कोण की वजह से बराबर हो गए। इसका भी वही सेम रीजन है, संगत कोण। जब दोनों त्रिभुजों में, अब देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, छोटे वाले का 1, बड़े वाले का 2, छोटे वाले का 3, बड़े वाले का 4 बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गए कोण कोण नियम से। जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर आ चुके हैं तो कोण कोण नियम से समरूप हो जाते हैं। इसलिए हमारा त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। और यही हमें प्रूव करना था कि ADE ABE के ABC के समरूप होगा। यहाँ C होना चाहिए, क्वेश्चन में भी होगा, क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ABC ही है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, छठवां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। समरूप सिद्ध करना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है, यानी पैरेललोग्राम दिया गया है। तो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बना लें इस पे, अपने क्वेश्चन पे। ये मान लीजिए हमने खींचा एक पैरेललोग्राम, ऐसे 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 और ऐसे। पैरेललोग्राम का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, यही होता है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में दिया गया है कि बढ़ाई गई भुजा AD पर, ये AD भुजा बढ़ा दी गई है, इसको बढ़ा दीजिए। आप अपनी मर्जी से चाहे जितना बढ़ा लीजिए, ज़्यादा कम उससे मतलब नहीं है, एक एवरेज में बढ़ाइए ताकि चित्र अपना संतुलन में रहे, देखने में सही लगे। E एक बिंदु है, AD बढ़ा दिए, इस पे एक बिंदु E है तथा BE। अब BE कहाँ है? जब ये B और E को मिलाएंगे तो BE रेखा बन जाएगी। ये BE भुजा CD को F पे प्रतिच्छेद करती है। ये हमारी CD भुजा थी, इसको F पे काटती है, ये बिंदु F हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि ABE मतलब ये पूरा का पूरा बड़ा सा ट्रायंगल समरूप होगा CFB। ऐसा साइडिंग आप लोग पेपर में नहीं करेंगे, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ। समरूप होगा त्रिभुज CFB के। CFB ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये बड़ा सा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के समरूप सिद्ध करना है। अब देखा जाए तो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, साफ साफ दिया है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज, यही इसका सबसे मेन है। और समरूप सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हम लोगों को कि हमारा त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज BCF के। ये वाला त्रिभुज CFB कहिए चाहे BCF कहिए, कुछ भी हो सही है। अब इसमें देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, हल करते हैं। इसमें बताइए ये कोण और ये कोण में क्या संबंध है।
समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं? बराबर होते हैं। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो जान ले। तो बस कारण में लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो भी लिखते हैं उसका रीजन लिख देने से सही रहता है कि मतलब हमने लिखा क्यों है, हमें पता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और देखिए इसमें एक त्रिभुज को ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग लेते हैं इस एंगल को। अगर ये कोण देखा जाए, ये वाला, क्या इसके बराबर नहीं रहेगा? इस कोण के, इसको नेमिंग कर दे रहे हैं, कोण 1, इसको कोण 2 और इसको कोण 3। तो हम 1 और 2 को बराबर लिख सकते हैं। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। ये संगत कोण है, इसका कारण है संगत कोण, क्योंकि ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है, इसलिए ये और ये हमारे संगत कोण बन रहे हैं, इसलिए बराबर होगा। 2 और 3 बराबर होंगे कि नहीं बताइए? ये 3 और 2 बराबर हैं कि नहीं? ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जो डमरू जैसा बनता है इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और ये भी बराबर होते हैं। तो इसका रीजन लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इस वजह से ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए हम इससे क्या लिख सकते हैं कि 1 के बराबर 2 है, यानी 2 के बराबर 1 है, 2 के बराबर 3 है। इसका मतलब हुआ कि अगर तुलना करें तो 1 और 3 बराबर आ गया, 1 बराबर 3। अब देखिए इन दो, छोटा वाला एक ट्रायंगल लीजिए, बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए। बड़े वाले का कोण ए ये, और छोटे वाले का कोण सी बराबर आ चुका है कि नहीं? यहाँ पे देखिए ये वाला, इसको नंबर 1 डाल लीजिए। और फिर बड़े वाले में एंगल 1 ये, और छोटे वाले में एंगल 3 ये बराबर आ चुका है, ये 2 हो गया। तो अगर 1 2 से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 2 से, यानी कोण कोण मिल गया इन त्रिभुज में, और इन त्रिभुज में 2 कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए हैं, इसलिए कोण कोण से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो लिख देंगे त्रिभुज ABE समरूप हो गया हमारा त्रिभुज CFB के। कसौटी लगी कोण कोण, तो इसको हम लोग को लिख के इसे छोड़ देते कोण कोण, ये भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दिया है CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि ये 3 पार्ट हमें सिद्ध करने हैं, इनका रेशियो इक्वल करना, इनको समरूप। तो ठीक है, पहले तो दिया है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC बना लिए, त्रिभुज FEG बना लिए, ये दोनों समरूप भी दिए गए हैं। और CD कोण ACB का समद्विभाजक है। ये जो CD है ऐसे, CD, ये कोण ACB इस कोण का समद्विभाजक है, यानी ये एंगल 1 = एंगल 2 दिया गया है। ये दोनों बराबर हो चुके हैं, इसने बीच से काट दिया इस कोण को। उसी तरह कोण GH, ये जो GH जाएगा ये इस कोण का अर्धक है, प्रश्न में दिया गया है 3 = 4। FGE का अर्धक ये है GH। बाकी इस पे स्थित है, इस पे स्थित है, ये सब हो ही गया है। अब हम लोग आते हैं अपने पहले पार्ट पे। पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए देखिए हमें CD
ये वाली साइड और AC ये वाली साइड, यानी ये दोनों साइड लेने हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें ये दोनों साइड आ जाएं। तो जब इसमें ये ट्रायंगल लेंगे तो उधर GH और FG जिसमें आए, GH और FG, यानी इधर वाला ट्रायंगल इसमें, इधर वाला ट्रायंगल इसमें, इन दोनों ट्रायंगल को समरूप प्रूफ करना है। समरूप प्रूफ कर देते हैं। अब देखिए हमारा कोण ABC समरूप दिया है इसके, तो हल में हम डायरेक्ट लिखते हैं। ये त्रिभुज ले लेते हैं जिनको समरूप करना है हमें, ADC तथा त्रिभुज FHG में इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एंगल A इक्वल एंगल F होगा कि नहीं। एंगल A इक्वल एंगल F होगा क्योंकि ट्रायंगल ABC समरूप दिया गया है ट्रायंगल FEG के। ये दोनों समरूप ट्रायंगल हैं तो जाहिर सी बात है कि कोण संगत बराबर होंगे, और एंगल C बराबर एंगल G भी होगा। तो इसलिए आधा कोण C बराबर, क्या हम आधा कोण G नहीं कह सकते? जब पूरा C और G बराबर तो उसका हाफ हाफ भी बराबर। हाफ का मतलब C का हाफ कौन हुआ? एंगल 2। हम उधर वाला लिखें, इधर वाला क्यों लिखें? क्योंकि हम ये ट्रायंगल लिए हैं तो इसकी नेमिंग लिखेंगे कि आधे C को 2 बोल सकते हैं और आधे G को 3 बोल सकते हैं। अब अगर इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए हमने A और F लिया है इक्वल, और 2 और 3 जो है ये आ गए हैं। इसलिए हमारा त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज FHG के। इसलिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। मतलब ये जो यहाँ पे दिया गया है CD/GH, यानी इसका CD लिया गया है, इसका GH लिया गया है, तो CD/GH बराबर आ जाएगा AG/FG। AC है ACA हो गया AC/FG। ये ऐसे प्रूफ हो गया FG। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में है DCB इधर वाला ट्रायंगल इस बार है, और HGE इधर वाले, यानी अब इस वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को समरूप प्रूफ करना है। तो बिल्कुल सेम टाइप से हो जाएगा, जैसे इसमें किए वैसे इसमें भी हो जाएगा। एंगल B और एंगल E बराबर हो जाएगा क्योंकि पूरा समरूप दिया गया है, और इसका आधा ये, इसका आधा ये बराबर रहेगा। तो सेकंड केस में डायरेक्ट लिख दीजिए एंगल B इक्वल एंगल E होगा। रीजन वही है क्योंकि त्रिभुज हमारा ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। FEG ये हो गया। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, रीजन में लिख दीजिए कि हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ये पूरा पूरा बराबर है, उनका आधा आधा भी बराबर रहेगा, इसलिए ये आ गया। देयरफॉर हमारा ट्रायंगल DBC, ये DCB लिखें, वही सेम नेमिंग कर दीजिए, क्या करना है। ट्रायंगल HGE क्वेश्चन से ये भी किस नियम से हुआ? कोण दो कोण बराबर मिल गए तो कोण कसौटी से दोनों समरूप। और इसमें भी वही नियम लगा है, कोण ही। कारण बताना हो तो इसमें भी बता दीजिए कोण नियम से समरूप हुआ है दोनों में। उसके बाद अभी तीसरा बचा हुआ है DCA समरूप। DCA कौन है? ये है। तो ये DCA तो यहीं पे प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट ऑलरेडी प्रूफ हुआ है, तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप
वही जो फर्स्ट वाला है उसी को सेम उतार दीजिए, ये यहाँ तक, बस यहाँ तक तो यही ADC यही वाला है, DCA और HGF यही वाला है, ये तो पहले ही प्रूफ हो गया है। तो यही सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, अपना हो जाएगा। तो 7वां भी हो गया। आप 8वां देखते हैं। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD के। ठीक है, हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ABC। अब इसमें D जो है BC पर बिंदु है, इस पे कहीं भी आप ऐसे D ले लीजिए। अब बता रहे हैं इस प्रकार से कि ADC जो कोण हमारा ADC बनेगा, यानी AD ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला कोण बराबर दिया गया है BAC के। BAC ये पूरा वाला कोण इसके बराबर दिया गया है। अब CA स्क्वायर बराबर सिद्ध करना, इतना गुणे इतना। CA स्क्वायर का मतलब CA 2 बार आ गया है, तो जाहिर सी बात है अब हमें ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा कि CA 2 बार रिपीट हो। अगर ये ट्रायंगल हम छोटा वाला लें तब भी इसमें CA रहेगा, और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लें तब भी CA 2 बार रहेगा। तो हम लोग अपना दिमाग लगा के इसको कर देते हैं कि इस छोटे वाले को और बड़े वाले को समरूप सिद्ध कर देते हैं। समरूप सिद्ध करने के बाद ये हमारा प्रूफ आ जाएगा। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे। हम लेंगे त्रिभुज ABC, पूरा ले लिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब देखिए A हमने लिया है ABC, तो A के इक्वल कौन सा एंगल था? D था। तो इस बार हम D पहले A लिखे हैं, तो इस बार D पहले लिखेंगे जब छोटे वाले का नेमिंग लिखेंगे। त्रिभुज D, फिर बीच में B लिए हैं, B कोई एंगल का निशान नहीं है, तो हम इस बार D के बाद C को लेंगे, कोई एंगल का निशान न रहे। DCA में अब इन दोनों त्रिभुजों में देख लेते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या कि ये वाला त्रिभुज जब हम पूरा बड़ा से ले रहे हैं और ये छोटा वाला, तो एंगल D इक्वल टू एंगल ये तो इक्वल पहले से ही दिया है, प्रश्न में ही दिया है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ये वाला एंगल D और ये वाला BAC, ये दिया हुआ है, प्रश्न में है, ये यहीं पे दिया है ना। ये दूसरा कोण C कॉमन हो गया, मतलब कोण C उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण का मतलब हुआ कि ये कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी है और ये बड़े वाले के लिए भी यही सेम है। तो ये अब देखिए दो कोण बराबर आ चुके हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DCA के। कौन सा नियम लगा? कोण कोण, बस दो कोण हम बराबर दिखा ले जाएं तो उसको समरूप कह सकते हैं। जब समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात जिसे मान लीजिए हमने इसका लिखा AC, तो देयरफॉर AC अपान अब इस ट्रायंगल से लेंगे, उसी तरीके से अब अपान में वो साइड लेंगे कि ये दो एंगल आ जाएं, तो DC होगा इक्वल टू AC अपान DC। अब दूसरा आ जाएगा BC, ये वाला हम BC साइड ले लें क्योंकि प्रूफ में हमें चाहिए, ये प्रूफ में क्वेश्चन में दिया गया है BC, तो इसका BC लिखते हैं। अब देखिए BC कैसा साइड है, बिना कोण वाला है और C डबलिंग वाला है जो कॉमन आया था। उसी तरीके से अब छोटे वाले में लेंगे, ये छोटे वाले में ये कोण अभी यूजलेस है तो A लेना पड़ेगा, और डबलिंग वाला AC, तो AC ही लेना पड़ेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, AC AC गुणा AC स्क्वायर हो गया।
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BCCD हो गया। ये प्रूफ हो गया, कठिन थोड़ी ना था, एकदम सिंपल था। केवल हम लोगों को ध्यान देना है कि जिस टाइप से हम इधर साइड पकड़े उसी तरीके से दूसरा जो ट्रायंगल हम समरूप किए हैं उसके भी साइड पकड़े, यानी कि संगत भुजाएं ही लें तो प्रूफ नहीं गलत होगा, ये सिद्ध हो गया। अब 9वां सवाल देखेंगे। 9वें सवाल में क्या दिया है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक जो है ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इसे लंब टाइप का है, इसे ज़मीन है ये, इसके ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ये 4 मीटर लंबाई का है छाया की लंबाई, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई कितनी है 6 मीटर। तो ये 6 मीटर का हमारा स्तंभ हो गया, और इसकी छाया जो ज़मीन पे पड़ेगी ऐसे, तो छाया तो यहाँ ज़मीन पे बनेगी। इस चीज़ की लंबाई दी गई है 4 मीटर। फिर इन क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। मतलब मान लीजिए एक मीनार हो ऐसे ऊंची और इसकी छाया कितनी हो 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, यही हमें ज्ञात करना है। बस अब इसको हटा देते हैं, अपना सवाल लगाते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और ये P, Q, R, कोई भी नेमिंग कर लीजिए अपने आप। छाया यहाँ नीचे ज़मीन पे ही बनेगी। उसके बाद अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें, समरूपता से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये भी ऊर्ध्वाधर ही रहेगा, तो हम लिखेंगे हल में कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि दोनों 90 डिग्री ईच, यानी प्रत्येक 90 डिग्री का है। और ये कोण C बराबर कोण R भी होगा। इसको बताए कोई बच्चा क्यों, इसको भी मैं अभी बता दे रहा हूँ क्यों। इसीलिए कहता हूँ पूरा वीडियो देखा करिए, कुछ ना कुछ उसमें आपको नई चीज़ें मिल जाती हैं। सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए मेरा कहने का मतलब है उसी समय की बात हुई है, यानी कि यहाँ सूर्य चमक रहा है तो जितने डिग्री का ये कोण बनाएगा छाया बनाने के लिए, यहाँ भी उसी टाइम पे सूर्य उतने डिग्री का ही कोण उस वस्तु के साथ बनाएगा। यानी जो सूर्य के द्वारा कोण बनेगा वो कोण दोनों का बराबर होता है एक ही समय पे। अगर समय अलग अलग है, किसी का सुबह है शाम है, तो थीटा अलग हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न वाले कहें कि एक ही समय पे, तो समझ जाइए कि एंगल बराबर हैं। इसलिए हमारा त्रिभुज दो कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। जब दोनों समरूप हो गए, कौन सा नियम, कोण कोण, कितना छोटा सवाल रहता है। दो कोण बराबर कर लीजिए, त्रिभुजों को समरूप दिखा दीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात लिख दीजिए कि बराबर होगा। देयरफॉर 6/h इज इक्वल टू 4/28। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 4 एकन्नम 4 सते 28, h एकन्नम h बराबर 6 सते 42 मीटर, यानी यही हमारा आंसर हो गया। अब 10वां सवाल देखते हैं। इसमें AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप PQR है। सिद्ध कीजिए कि AB/PQ बराबर AD/PM। तो इसमें ABC और PQR हम दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज ABC है, ABC और PQR, ये दोनों समरूप हैं। और इसमें दिया गया है कि AD, ये रहा अपना AD, माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं का मतलब होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटने वाली लाइन। और PM इस पे आएगा।
ये भी जो दो बराबर भागों में काट रहा है। दोनों समरूप बड़े बड़े त्रिभुज दिए गए हैं, ये माध्यिकाएँ दी गई हैं। हमें सिद्ध करना ए बी अपान पी क्यू, ए बी और पी क्यू ये वाली भुजा, ए डी और पी एम, यानी इन दोनों त्रिभुजों को अगर ये जो आधा इधर दिख रहा है आधा इधर, इनको समरूप सिद्ध कर देंगे तो रेशियो के हिसाब से ये आ जाएगा। तो अब हम अपना हल सिद्ध करते हैं। हल में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, जो दो त्रिभुज हमें लेने हैं समरूप करने के लिए उन्हीं का नाम लिख दे रहे हैं, ए बी डी पी क्यू एम में। अब इसमें देखिए ए बी अपान पी क्यू इक्वल होगा कि नहीं, ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर, क्योंकि हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो इसका मतलब कि ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है। अब इसमें हम या करके थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी को, इस टोटल बी सी को क्या दुगना बी डी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो आधा आधा कटा है, तो बी डी का दुगना हुआ ही हमारा पूरा बी सी, इस बी डी का डबल पड़ेगा तो लिख देंगे दुगना बी डी, और इधर क्यू आर को लिख देंगे दुगना क्यू एम। ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो गया, ये रेशियो आ गया, इतना इतना रेशियो बी डी और क्यू एम का रेशियो, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। ये एंगल भी इक्वल रहेंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया ही है तो संगत कोण भी बराबर होंगे। इसका भी वही रीजन है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप रहेगा, समरूप है दिया है पी क्यू आर के, इसलिए। अब अगर इसको हम एक मान लें कि ये हमारा एक है ये हमारा दो है, तो एक दो से क्या मिला, दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया है। इसको ना मानिए, इसको मानिए, दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया, कोण बराबर मिल गया। बस इन्हीं दोनों के इस्तेमाल से क्या हो गया कि हमारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। रीजन कौन सा लगा, दो भुजाओं का अनुपात है, एक कोण है, इसलिए भुजा कोण भुजा बोला जाएगा। इसी को भू बोलते हैं, भुजा कोण भुजा। जब समरूप हो गया तो क्या अब हम रेशियो इक्वल नहीं लिख सकते, रेशियो इक्वल हो जाएगा। इसका ए बी लिख दे रहे हैं, इसलिए ए बी अपान ये हमारा इसका पी क्यू हो गया इक्वल टू ए डी, ऐसे ए डी ले लिए तो अपान, ये इसमें क्वेश्चन में है ना ए डी अपान, तो ये पी एम हो गया। ये बस प्रूफ हो गया। 11वें प्रश्न में दिया है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी है। ठीक है, इसमें एक समलंब चतुर्भुज है, हम बना लेते हैं। समलंब का मतलब होता है दो भुजाएं तो आमने सामने बराबर हों, लेकिन एक पेयर नहीं समांतर होनी चाहिए। ए बी सी डी ये और ये समांतर है, ये दो नहीं समांतर है, इसी को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। विकर्ण ए सी और बी डी, ये ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ओ ए अपान ओ सी, ये ओ ए अपान ओ सी, हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, समरूप दिखा देते हैं, रेशियो प्रूफ हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने लिया त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में एंगल इसको 1 कर दे रहे हैं, इसको 2 कर दे रहे हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा कि नहीं, बराबर होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं, अल्टरनेट एंगल। ये पैरेलल है, ये ऐसे काटेगा तो इधर इधर के कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण। ये 3 है, ये 4 है, तो 3 और 4 भी बराबर होंगे। ये भी वही सेम रीजन लगा, एकांतर कोण।
इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD के कोण कोण नियम से। ये ज़्यादा यूज होता है कोण कोण, दो कोण बढ़िया दिखा लीजिए इक्वल, उसके बाद दोनों समरूप हो जाएगा। देयरफॉर अब हम लिख देते हैं कि जब दोनों समरूप हो गए तो रेशियो इक्वल होगा। ये जो OA अपान OC है, ये OA है, ये OC है, OA अपान OC इक्वल रहेगा OB अपान OD। बारहवां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है दी गई आकृति में QR QS, ये आकृति दी गई है हमें। इसमें QR और QS का रेशियो बराबर है QT और PR का रेशियो ये इधर आ गया, तथा कोण 1 बराबर 2, ये 1 और 2 बराबर दिया गया है। हमें दिखाना है कि त्रिभुज PQS यानी इतना सा ट्रायंगल, ये आधा ऊपर का, सिमिलर रहेगा ट्रायंगल TQR के। TQR ये पूरा ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग प्रूफ कर दे रहे हैं। दिया गया है QR अपान QS इजक्वल टू QT अपान PR तथा एंगल 1 इजक्वल टू एंगल 2। अब बताइए एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है तो इससे हमको क्या मिल सकता है। देयरफॉर अगर ये 1 एंड 2 इक्वल है तो आप जानते होंगे और सुने भी होंगे कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें नीचे दोनों कोण ऐसे बराबर होते हैं, तो उनके सामने की भुजाएं ये जो रहेंगी ये भी बराबर रहती है। मतलब ध्यान दीजिए कि ये ट्रायंगल अगर हम लोग लें QPR तो ये और ये एंगल इक्वल है। इसका मतलब है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी ये दोनों बराबर होंगी। तो इसलिए हमारा PQ इजक्वल टू PR रहेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए QR अपान QS बराबर QT अपान PR। तो PR को क्या हम PQ नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर आ चुका है। जब 1 एंड 2 इक्वल रहेगा तो ये दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी। इसके नेमिंग की जगह इसकी नेमिंग हटा दिए। अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ये लिखा है QR अपान QS। QR ये टोटल है, QS यहाँ तक है। फिर ये QT PQ, QT ये पूरा है और ये PQ ये वाला है PQ। अगर ऐसा रेशियो हो जाता है कि पूरा अपान इतना बराबर पूरा अपान इतना, तो थेल्स का उपप्रमेय एक नहीं है कि रेशियो इक्वल है तो ये इसके समांतर होगा। लिख दीजिए देयरफॉर समांतर होगा। इसलिए हमारा PS समांतर TR ये चीज़ इसके समांतर हो गया। लिख दीजिए थेल्स का उपप्रमेय, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए हम क्या लिख सकते हैं। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? संगत कोण। इस पे नेमिंग कर दीजिए 1, इस पे कर दीजिए 2, तो ये हो गया एंगल 1 इजक्वल टू एंगल 2 संगत कोण। ये और दूसरा एक कोण देख लीजिए। हम एंगल 1 इक्वल एंगल 1 2 यहाँ पहले से लिखा है, इसलिए हम 1 2 नेमिंग ना करें, इसको 3 4 कर दे रहे हैं। एंगल 3 4 इक्वल होगा, क्योंकि 1 2 जब पहले से ही नेमिंग ये लोग कर रखे हैं तो हम वही नेमिंग ना रखें, नहीं तो वो तो कन्फ्यूजन की चीज़ हो जाएगा। 1 2 ऐसे 3 4 कर दिए, ये संगत कोण हो गए। एंगल 1 इक्वल एंगल 1 कामन उभयनिष्ठ कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा कोण है इस त्रिभुज के लिए भी है बड़े त्रिभुज के लिए भी है, तो इसको उभयनिष्ठ बोल सकते हैं। अब हम अगर ध्यान दें तो ये जो हमारा इतना ट्रायंगल है और पूरा ट्रायंगल है, छोटे वाले का ये बड़े वाले का ये और छोटे वाले का ये बड़े वाले का भी ये, दो एंगल इक्वल आ चुका है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल PQS सिमिलर हो गया ट्रायंगल QTR पूरा, चाहे TQR कहिए, तीनों अल्फ़ाबेट वही है। ये प्रूफ हो गया। और रीजन क्या लगा? कोण कोण, दो कोण दिखा दीजिए, बस दोनों समरूप सिद्ध हो जाते हैं।
13वां सवाल पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ये समरूप, ये 4 बार 4 ट्रायंगलों को समरूप प्रूफ करना है और एडी और सीई शीर्ष लंब हैं, यानी कि वर्टेक्स से डाले गए परपेंडिकुलर हैं। तो ये प्रूफ हो जाएगा। चित्र बना लेते हैं। ए बी सी, उसके बाद यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, यानी 90 डिग्री, ये ऐसे ऐसे 90 डिग्री, और ये सी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, यानी इधर इधर 90 डिग्री। ये डी दिया गया है, ये ई दिया गया है, ये तो चित्र में ही है। चारों पार्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जो जो प्रूफ करना है सिमिलर। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल सी डी पी कामा, दूसरा वाला भी इसे लिख दे रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, और तीसरा पार्ट दिया गया है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, और चौथा पार्ट दिया गया है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी। आप क्वेश्चन हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं। यहाँ पे पी नेमिंग है, पी यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन का काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग सवाल लगाते हैं। अब जो जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं वो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। पहला हमारा है ट्रायंगल ए ई पी ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है सी डी पी, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन दोनों को कैसे प्रूफ करेंगे सिमिलर? बहुत सिंपल है, देखिएगा। लिखेंगे ट्रायंगल ए ई पी तथा ट्रायंगल सी डी पी में। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, तो इन दोनों में हम कोई 2 कोण बराबर सिद्ध कर दें, बस सिमिलर हो जाएगा तुरंत। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, तो लिख दिए 90 डिग्री प्रत्येक। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका क्या कारण है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण लिख दिए, 2 कोण मिल गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी पी के। एक हो गया फर्स्ट पार्ट अपना। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फिर ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। अब इस ट्रायंगल को ढूंढते हैं अपने चित्र में, कहाँ पे है? ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल इतना बड़ा, और सी बी ई, ये वाला ट्रायंगल। मतलब ये हुआ कि इधर से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों को। तो इसमें भी आसान है। अगर हम जब ये ट्रायंगल लेंगे तो इसका एंगल ई, और अगर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसका एंगल डी। इधर से देखने पे दोनों बराबर 90 डिग्री, इसका एंगल डी, इसका एंगल ई, 90 डिग्री प्रत्येक। ये हो गया। और ये कोण भी कॉमन हो गया कि इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है। ये भी तो दोनों के लिए हो गया, इसको उभयनिष्ठ बोल दीजिए। हमें 2 कोण मिल गए, इक्वल हो गया, समरूप, उभयनिष्ठ कोण है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी बी ई के। रीजन क्या लगा? कोण। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं।
थर्ड पार्ट में किसका नेमिंग है, ट्रायंगल AEP, तो लिखेंगे ट्रायंगल AEP तथा ट्रायंगल ADB। जो क्वेश्चन में है वही लिखना है में। अब हम अपने चित्र में ढूंढें उसको। AEP कहाँ पे है, AEP ये तो यही वाला है। अच्छा एंगल, इस बार ये दूसरा ट्रायंगल चेंज किए हैं, इसमें तो नेमिंग सेम है, ये बगल वाला चेंज है, यहाँ CDP है, यहाँ ADB है। और ADB कहाँ पे है, ADB यानी ये पूरा बड़ा वाला, इस पूरे बड़े वाले को और इस छोटे वाले को समरूप सिद्ध करना है। तो ठीक है, ये भी आसान से हो जाएगा। इस छोटे वाले में एंगल E हमारा जो है 90 डिग्री है, एंगल E इक्वल टू, और बड़े वाले में D90 है, 90 डिग्री प्रत्येक। और ये एंगल 2 नेमिंग कर दे रहे हैं। अच्छा 1 2 यहाँ हम कर चुके हैं, ये तीसरा हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, ये उभयनिष्ठ हो गया क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए भी है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ कोण। इसलिए हमारा ट्रायंगल AEP समरूप हो गया है ट्रायंगल ADB के। इसका भी कारण वही कोण है। सब सिंपली तरीके से हो जा रहे हैं प्रूफ। अब हम आते हैं अपने चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट इधर कर देते हैं ताकि आपको चित्र भी दिखता रहे। इसमें लिया गया है चौथे पार्ट में ट्रायंगल PDC तथा ट्रायंगल BEC, ये BEC। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा है, PDC तो ये वाला छोटा हो गया, और BEC ये बड़ा वाला हो गया। ठीक है, इन दोनों को और इन दोनों को भी सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है। छोटे में ये D90 है और बड़े वाले में अगर ये बड़ा ले तो इसमें E90 है, 90 डिग्री प्रत्येक। और दोनों में कॉमन क्या है, इस ट्रायंगल छोटे में और इस बड़े में ये वाला, इसको 4 मान लेते हैं। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया, ये उभयनिष्ठ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PDC सिमिलर रहेगा ट्रायंगल BEC के, कारण वही है कोण। ये भी प्रूफ हो गया। चारों पार्ट हमारे प्रूफ हो गए। अब 14वें प्रश्न में देखते हैं। इसमें दिया गया है कि दी गई आकृति में ABC, ये ABC एक ट्रायंगल, और AMP ये एक ट्रायंगल, दो समकोण त्रिभुज हैं। ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। इसमें ये 90 दिया है और इस वाले ट्रायंगल में ये 90 दिया है। सिद्ध कीजिए कि ABC AMP समरूप होगा और ये रेशियो इक्वल होगा। तो ठीक है, पहले समरूप सिद्ध कर दे रहे हैं। हम लिखते हैं हल में ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल AMP में एंगल ABC अगर लेंगे तो इसमें B90 है, और अगर ये वाला लेंगे AMP तो इसमें M90 है, तो 90 डिग्री प्रत्येक। ये हो गया एक कोण, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का M 90 है, इसका ये 90 है, तो ये दोनों 90 डिग्री हुए, तो ये दोनों बराबर हो गए। और ये कोण क्या होगा, जो कोण A है, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। यही तो ध्यान से देखना है। इस त्रिभुज में भी ये आ रहा है, इस त्रिभुज में भी ये आ रहा है, तो यही तो उभयनिष्ठ हुआ। उभयनिष्ठ को ध्यान से देखा करिए, ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। इसलिए हमारा त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMP के। कारण क्या लगा, कसौटी कोण। बस ये सिमिलर हो गया। अब सेकंड पार्ट इसमें क्या है, सेकंड पार्ट है कि CA/PA इक्वल BC/MP
BC अपान MP। ये तो ऐसे ही हो गया पहले से ही, ये जो पहला पार्ट मिला लिख दे, क्योंकि हमारा त्रिभुज ABC समरूप आ चुका है त्रिभुज AMP के, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाओं के अनुपात में यही तो हुआ। इसका अगर हम ले रहे हैं CA तो इसका हो जाएगा PA बराबर, इसका अगर हम लें ये BC तो इसका हो जाएगा MP। हेंस प्रूव्ड। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। तो कारण में लिख दीजिए कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कारण भी हम लोग लिख सकते हैं। कारण लिख दिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए हमने इनको बराबर कर दिया। 15वें प्रश्न में दी गई आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD परपेंडिकुलर BC और EF परपेंडिकुलर AC है तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ABD समरूप होगा ट्रायंगल ECF के। अब हम अपना चित्र देख लेते हैं। ये चित्र दिया ही गया है, चित्र बना देते हैं इसमें और सही रहेगा। ये जो है हमारा एक ट्रायंगल ABC है, इस पे परपेंडिकुलर है ये D, इधर 90 इधर 90, दोनों तरफ 90 90 180, ये परपेंडिकुलर हो गया AD। उसके बाद दिया है AB बराबर AC वाले समबाहु त्रिभुज, यानी AB और AC हमारा बराबर भी दिया गया है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं बराबर रहेंगी तो कोण भी बराबर रहेंगे, ये जान लीजिए, है ना। उसके बाद जो है ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ABC की बढ़ाई गई भुजा CB को बढ़ाया गया है तो CB इधर बढ़ेगा। CB बोले हैं, अगर BC बोले होते तो उधर को बढ़ाते, CB बोले हैं तो इधर को बढ़ाइए CB, ऐसे चाहे डॉट डॉट करके बढ़ा लीजिए। पर स्थित E एक बिंदु है, AD परपेंडिकुलर BC है, ये तो हो गया। EF परपेंडिकुलर AC, यानी कि यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लीजिए, ज़्यादा दूर क्यों लें, यहीं पे ले लीजिए। ये E है, EF ये ऐसे AC पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आके F। तो हमें सिद्ध करना कि ABD ये वाला ट्रायंगल हो गया इतना। सिमिलर प्रूव करना ECF इस वाले के, इन दोनों के। तो ये तो बहुत सिंपल है। आप पहले ट्रायंगल को पकड़िए, ABD दिया है ये वाला ट्रायंगल ABD, और एक दूसरा जो ECF है, ECF मतलब ये पूरा ट्रायंगल। तो अब देखिए कितना सिंपल है। इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 90, इस वाले में देखेंगे तो ये 90, और क्या बराबर मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल का C और इस वाले ट्रायंगल का B, क्योंकि जब दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं तो कोण बराबर ही रहेंगे। हमने पहले ही कहा था, लिख लीजिए, यूज आएगा तो लिख लेंगे, यूज आ ही गया। तो इसमें हल में हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ABD तथा ट्रायंगल ECF में एंगल इसका D और इसका इस वाले ट्रायंगल का F, ये दोनों 90 डिग्री प्रत्येक, यानी दोनों 90 90 डिग्री के हैं। उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल C, नेमिंग कर दीजिए तो और सही रहेगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इसलिए लिखे क्योंकि हमारा AB बराबर AC है, AB बराबर AC, इसलिए हमारा ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल ECF के। कारण क्या लगा, कोण प्रूफ हो गया।
16वें में एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। सिद्ध कीजिए कि एबी अपान पीक्यू बराबर होगा एडी अपान पीएम। तो इसका पहले हम चित्र बना लेते हैं कि एबीसी और पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज हैं। अब मान लीजिए हमने ये बना लिया, एक एबीसी और एक ट्रायंगल PQR, ये दोनों समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। AD और PM माध्यिकाएं हैं, यानी ये जो AD होगी इसकी माध्यिका है। माध्यिका का मतलब इसके मध्य बिंदु पे आके मिलेगी। ये हो गया हमारा AD, दो बराबर भागों में बांट रहा है। और इधर PM भी माध्यिका है, तो M यहाँ पे हो गया, ये PM हो गया। ये भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हल में। पहले तो ये लिख लें कि क्या दिया गया है। दिया है दो चीज़ें, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये दिया है क्वेश्चन में, इसलिए याद रहना चाहिए बिल्कुल। और ये माध्यिकाएं हैं, इतना तो हम लोगों को पता ही है। चाहें तो लिख दें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। AD PM माध्यिकाएं हैं, ये लिख दिए माध्यिकाएं हैं। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB अपान PQ बराबर होगा AD अपान PM के। ये भी लिख दिए। पूरा क्वेश्चन फिगर सब कुछ हो गया। अब क्वेश्चन का काम खत्म। अब इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि AB और PQ ये और ये साइड है, AD और PM ये और ये है, तो हम ये दोनों आधे ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि लिखेंगे AB अपान PQ बराबर BC अपान QR। BC अपान QR क्यों? क्योंकि हमारा त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है त्रिभुज PQR के। जब दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो ये संगत भुजाएं दो, आराम से इनका अनुपात बराबर रहेगा। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं AB अपान PQ बराबर BC को हम लिख सकते हैं। जब माध्यिकाएं दी रहती हैं तो कितनी बार हम लोग लिख चुके कि पूरे BC को कह सकते हैं दुगुना BD, यानी ट्वाइस BD। और इसको लिख सकते हैं ट्वाइस QM, ट्वाइस कैंसिल, ये पहला रेशियो मिल गया। एंगल भी इक्वल एंगल Q भी होगा। क्यों होगा? वही सेम रीजन है कि दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर दिए हैं, तो संगत कोण ये बराबर ही रहेंगे। ये दूसरा हो गया। इसलिए इन दोनों की मदद से, यानी 1 2 से हमारा ट्रायंगल ABD समरूप हो गया ट्रायंगल PQM के। ये कारण क्या लगा? इस बार दो साइडों का रेशियो है और एक कोण है, तो इसको कहेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब देखिए अगर ये हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या अब हम इसको AB अपान PQ इक्वल AD अपान PM नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। समरूप हो गया तो रेशियो तो इक्वल ही होता है, यही तो नियम है। Therefore AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PM। 17वें सवाल में एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि ABC और PQR समरूप हैं। अब इसमें देखिए चित्र हम भी बना दे रहे हैं अपने। इसमें क्वेश्चन में दिया है ABC, ये हमारा हो गया ABC, और ये एक ट्रायंगल हो गया PQR। इसमें जो है ये AD माध्यिका है, इसको बराबर भाग में काट रही है, और इधर PM है, ये भी माध्यिका है। लेकिन दिया क्या गया है, ये इस क्वेश्चन में बहुत मेन है, आपको पकड़ना।
दिया है ए बी बी सी ए डी क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर पी एम के समानुपाती हैं, मतलब इन तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर दिया गया है बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर, और बराबर दिया गया है ए डी अपान पी एम, ए डी अपान पी एम। ये चीज़ गिवन है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसका और इसका रेशियो तो इक्वली गिवन है और इसका रेशियो ए बी और पी क्यू का दिया है, बी सी और क्यू आर का दिया है, इसका भी दिया है। यानी हम लिखेंगे हल में, अब हल ही चल रहा है समझ लीजिए ये पूरा, तो इसमें ए बी अपान पी क्यू इक्वल गिवन है बी सी अपान क्यू आर के, ये बी सी अपान क्यू आर ये बराबर दिया गया है, बराबर ए डी अपान पी एम, तीनों को लिख लीजिए, लिख दीजिए कि ये तो दिया ही है। उसके बाद ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी को हम लिख सकते हैं दुगना बी डी, ये चीज़ हम कई बार बता चुके हैं। दुगना इधर जो है क्यू आर को दुगना क्यू एम, ये ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल, इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। अब देखिए इस पे ध्यान दीजिए, ये हो गया ए बी अपान पी क्यू, ये वाला हो गया, और ये हो गया बी डी अपान क्यू एम, ये वाला हो गया, ए डी अपान पी एम, ये वाला हो गया। मतलब ध्यान दीजिए कि ये जो आधे आधे त्रिभुज इधर दोनों तरफ हैं, इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ए बी डी, ये वाला छोटा ए बी डी समरूप रहेगा त्रिभुज पी क्यू एम, छोटा वाला पी क्यू एम। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों समरूप हो गए तो क्या इस कोण को हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। परंतु देखा जाए तो हमें ये तो पहले से ही दिया है ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर। अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए ये ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, ये दोनों हो गए, और बीच का ये जो कोण है बी और क्यू, ये हमने अभी बराबर सिद्ध कर रखा है। तो इन दोनों के मेल से हमारा दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यानी कि इसलिए हमारा ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो गया है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और इसको कौन सी कसौटी बोलेंगे, जब दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण रहता है तो भुजा कोण भुजा। देखिए बच्चों 18वें क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती हैं। मतलब एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज हैं जिनकी ये तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर ये समरूप होंगी। तो समरूप सिद्ध करेंगे, लेकिन पहले हम चित्र बना लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया गया है। तो एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एबीसी, ए बी सी, और एक ट्रायंगल हो गया हमारा पीक्यूआर, ये पीक्यूआर। एडी इसकी माध्यिका है, क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़ेंगे तो एडी माध्यिका है, ये टी है, और पीएम भी माध्यिका है, ये भी इसको बराबर भागों में बांट रही है। और रेशियो हमको किसका किसका इक्वल दिया है यही ध्यान देना। 17वें 18वें क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, एक साइड का डिफरेंस है। 17वें क्वेश्चन में हमारा बीसी दिया गया था, यानी नीचे वाली साइड दी गई थी इसके साथ रेशियो में। देख लीजिएगा जो पहले इसके पढ़ाया जा चुका है, इसी का पहला 17वां क्वेश्चन जो था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखिए पढ़ के ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी, यानी तीनों भुजाएं ऊपर वाली ही
समानुपात में दी गई हैं कि ए बी पी क्यू के अनुपात में है, ए डी पी एम के और ए सी पी आर के। ये नीचे वाले की बात नहीं आई, इसलिए इस सवाल में हमें सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो हम सवाल शुरू करते हैं अब। तो इसमें हम लिखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है या क्या दिया है। तो सबसे पहले लिख दीजिए दिया है। दिया है सबसे मेन है, दिया है हमारा ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इजक्वल टू ए डी अपान पी एम, ए डी अपान पी एम इजक्वल टू ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर। और क्या सिद्ध करना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। रचना करनी पड़ेगी। हम क्या रचना करें, रचना कर देंगे कि ए डी को बढ़ाइए, इस प्रकार से बढ़ाइए कि ये हमारा ए डी और डी ई बराबर हो जाए, ऐसे रचना करनी है। ये ई बिंदु है। उसी तरह पी एम को भी बढ़ाना है, पी एम को बढ़ा देंगे एन तक, ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। बराबर खींचना ही है आगे इसको। उसके बाद इसको मिला देंगे, बी ई और एन क्यू को मिलाया, यानी कि ए डी इक्वल डी ई ये खींचा गया है और पी एम इक्वल एम एन खींचा गया है, पी एम इक्वल एम एन। और मिलाया किसको, बी ई और क्यू एन को, बी ई क्यू एन मिलाया, इसको लिख दीजिए मिलाया। अब हम लोग उपपत्ति करेंगे, चाहे उपपत्ति लिखिए चाहे सिद्ध लिखिए, हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम इसको भी मिला दे डॉटेड डॉटेड करके आपके समझने के लिए, तो समझ में ज़्यादा आएगा। इसको भी मिला दीजिए, ई सी और एन आर को भी मिला दीजिए, ई सी एन आर मिलाया। ये सवाल तो इतने से ही लग जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको मिला दे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये एक चतुर्भुज बन चुका है ए बी ई सी। तो लिखिए चतुर्भुज ए बी ई सी, चतुर्भुज ए बी ई सी तथा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज पी क्यू एन आर में। इसकी खासियत देखिए क्या हो चुकी है। इसके ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, उसी तरह इसमें भी दोनों बराबर है। तो लिख देंगे कि इन चतुर्भुजों में विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित करेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज कैसे होंगे, किसका गुण है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किस प्रकार के चतुर्भुजों में ऐसा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा चतुर्भुज ए बी ई सी है तथा, ऐसे चतुर लिख के बिंदी कर दीजिए, हो गया चतुर्भुज, तथा चतुर्भुज पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर कैसे चतुर्भुज होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, इतने याद कर लीजिए। जिसको नहीं पता था वो आज से जान लो, बहुत से लोगों को तो पता भी होगा। समांतर चतुर्भुज होंगे। अब समांतर चतुर्भुज की क्या और कोई प्रॉपर्टी आपको याद है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो हम यहाँ पे बराबर का यूज करेंगे, यानी कि ए सी बराबर बी ई। इसलिए जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी हम लिख सकते हैं कि ए सी हमारा बी ई के बराबर होगा और इस वाले ट्रायंगल में पी आर क्यू एन के इक्वल होगा। दोनों से लिख लिए हम लोग, पी आर बराबर क्यू एन। अब देखिए, इसको थोड़ा हम ऊपर खिसका देते हैं। अब ये जो है इक्वल हो गया।
अब हमें रेशियो में क्या दिया था, रेशियो में हमें दिया था, लिख दीजिए, परंतु ए बी अपान पी क्यू इक्वल ए सी अपान पी आर इक्वल ए डी अपान पी एम। ये तो दिया ही है, हमने पहले ही क्वेश्चन में इसको लिख दिया है कि इतना इक्वल गिवन है रेशियो, यही तीनों रेशियो तो सिर्फ इक्वल गिवन है। अब इसमें देखिए ए बी अपान पी क्यू को हम ऐसे ही लिख देंगे या इसी को अब करके लिखना शुरू कर देंगे, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी को हम बी ई लिख देंगे और पी आर को क्यू एन लिख देंगे क्योंकि ये इक्वल आ चुका है। तो ए सी की जगह बी ई कर दीजिए और पी आर की जगह क्यू एन कर दीजिए। ए डी अपान पी एम, क्या इसमें ऊपर नीचे दुगना दुगना लगा दे तो रेशियो में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टू टू तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब ए डी का दुगना हम क्या लिख सकते हैं, ये ए डी का दुगना करेंगे तो पूरा ए ई बन जाएगा, तो इसको लिख दीजिए ए ई, और पी एम का पूरा दुगना पी एन। अब इसको देखिए ये किस ट्रायंगल्स के साइड्स हुए जो रेशियो में आ गए, ए बी ये है, बी ई ये है, ए ई ये है, यानी ये वाला ट्रायंगल बना। और नीचे का मिला लीजिए पी क्यू क्यू एन पी एन, पी क्यू किसका है, ये है पी क्यू, फिर ये क्यू एन यहाँ पे, फिर पी एन, ये पूरा, यानी इधर का आधा ट्रायंगल और इधर का आधा ट्रायंगल ऐसा है कि इनके तीनों रेशियो आपस में साइड्स के इक्वल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया है ट्रायंगल पी क्यू एन के। और कसौटी कौन सी लगी, भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हमको मिल गया है। इसलिए क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये एंगल 1 इक्वल एंगल 2 रहेगा? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अरे जब सिमिलर हो गए तो बिल्कुल कह सकते हैं, एंगल भी इक्वल होगा, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए इसको हम इक्वल नहीं प्रूफ करेंगे, इसको सिर्फ लिख देंगे। इसी प्रकार प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि जब हमने ये साइड इक्वल लिखी है ए सी और बी ई को, इसको और इसको, तो इधर का हमारा सिमिलर प्रूफ हुआ है। अगर हम इसको और इसको लिए होते इधर इधर का, तो हमारा इधर का ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया होता, तो उस केस में ये हमको इक्वल मिल गया होता। तो यही चीज़ें सेम रिपीट करने से अच्छा है कि लिख दीजिए इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या हम ये नहीं कह सकते कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो LHS का जोड़ बराबर रहेगा RHS का जोड़, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस 4 के। अब देखिए अपने चित्र में एंगल 1 प्लस 3 करेंगे तो पूरा एंगल ए बन गया, 2 प्लस 4 करेंगे पूरा एंगल पी बन गया, ये टोटल पी ऐसे लिख दीजिए कि, या इसी को हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल पी पूरा बराबर आ चुका है एंगल ए के। और हमें रेशियो में ये इक्वल दिया ही है ए बी ए सी वाला, तो इसको लिख दे रहे हैं कि परंतु हमारा ए बी अपान पी क्यू इक्वल ए सी अपान पी आर ये दिया गया है। अब देखिए ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में समझिए ये ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपान पी आर इक्वल है, और रेशियो और ये बीच का पूरा एंगल पी और एंगल ए बराबर आ चुका है। तो भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड से इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं। इसलिए हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर, और कारण क्या लगा, भुजा कोण भुजा। ये
अब देखिए बच्चों, ऐसा है कुछ किताबों में इस क्वेश्चन का सलूशन गलत प्रिंट है, ये भी देख लीजिएगा। क्योंकि एक बच्चा कॉपी में लिख के लाया था, तो हमने जब उसको चेक किया तो वो गलत था। हमने कहा कहाँ से लिख के लाए, तो बोला एक किताब से लिखे हैं। हमने कहा दिखाओ वो किताब, तो वो किताब फिर दूसरे दिन लेके आया। उस किताब को हमने देखा तो उसमें वास्तव में गलत था, और कई एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि कुछ चीज़ें गलत लिखी रहती हैं। आप जब गलत लिखी रहेगी तो जब बच्चा सॉल्यूशन भी पढ़ेगा, चाहे एग्जाम्पल लगा हो किताब में, एग्जाम्पल भी पढ़ेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज होने से बच्चों को दिक्कत आती है। देखिए आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये किताब है और उसके अंदर हम लोग चलते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में आपको दिखाते हैं कि ये जो है गलत है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए। और प्रश्नावली 6C ये इसका लास्ट 18वां, ये उसी बच्चे की किताब है। अब इसमें देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन वही सेम है, पढ़ लीजिए। ये ABACAD यही वाला सेम क्वेश्चन है। चित्र नहीं दिया गया था, चित्र बना के सॉल्व किया गया है, लेकिन इसमें तुरंत सॉल्यूशन में देखिए गलत चीज़ें लिख दी गई हैं। ABPQ और BCQR इसका रेशियो ले लिए ये लोग। BCQR ये नीचे वाली साइड को ले लिए, जबकि ये क्वेश्चन में दिया भी नहीं गया है। तो ये वाला पूरा ही कैलकुलेशन इसका गलत है, किताब में ही गलत है। और उसी तरीके से इसमें बगल में हमने देखा एक लगा हुआ है एग्जाम्पल, इसमें भी देखिए जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आया तो इन्होंने कसौटी का नाम AAA दे रखा है। तो इस तरीके से बहुत चीज़ें गलत मिलती रहती हैं और बच्चे इससे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा किताबों को भी ध्यान से पढ़िए। और इतना कह सकते हैं कि आप किताब से ज़्यादा मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।